चलिए, कोई प्रार्थना करवाएगा आज? क्या कोई स्टूडेंट है जो प्रार्थना कराना चाहेंगे? मैम आप ही करवा दो। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। चलिए मैं ही करवा लेती हूँ। मैं सभी कमर सीधे बैठेंगे और ओम का उच्चारण 3 बार मेरे साथ। मेरे साथ साथ सभी वरेण्यं देवस्वतीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथों को रख। आइज खुलेंगे धीरे धीरे। जय श्री कृष्ण। से एक इसको याद है कि कहाँ पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? आगे कहाँ से पढ़ाना है? किसी को ध्यान है? याद है किसी को? 23 नंबर कहाँ पेज पढ़ पे। रहे थे हम? 23 नंबर पेज पे। ऋतु आरंभ में विभिन्न। मैम आवाज कट रही है मैम आपकी। अभी आ रही है? हाँ अभी देखते हैं, आ तो रही है। क्योंकि आज वाईफाई नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे वाईफाई का तार टूट गया आंधी चलने से। तो बस नेट से ही आ रही हूँ मैं, मोबाइल से ही, इसीलिए शायद थोड़ा बहुत हो सकता हो। ठीक है जी मैम। नहीं तो बता। ठीक है थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं। ऋतु आरंभ में विलंब क्या है, किस इस संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं, ये पढ़ेंगे अब हम कि इसमें कौन कौन से रोग होते जा रहे हैं और उसमें हम किस तरह से क्या उसका डायग्नोस करना है, क्या उसका साइन सिम्टम्स किस तरह से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं ना। इस तरीके से हम नेचुरोपैथी के द्वारा भी इसका इलाज किया जा सकता है। यही आज हमारा टॉपिक है। कोई ऋतु संबंधित रोग, यदि कोई लड़की, जवान लड़की इस योग्य हो गई है कि उसे मासिक धर्म हो, मासिक धर्म न हो, तो वह निश्चय रोगी ही है। ठीक है। यदि ऐसी लड़की के जिसके जो यौवन अवस्था के सारे चिन्ह अगर उसमें हैं पर मासिक धर्म नहीं है, तो उस समय स्त्रियों में प्राकृतिक रूप से कम या अधिक होते हैं। सब में ही, सबके अपने अपने होते हैं, सबकी बॉडी टाइप अलग अलग होती है, तो सबके अंदर ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती हैं। लेकिन ये जब अगर ऐसा हो, कम या ज्यादा हो सकते हैं सबके पर्सन टू पर्सन, बट ये नहीं है कि बिल्कुल हो ही नहीं। अगर इस तरीके की सिचुएशन है कि उसके अंदर इस तरीके की कोई एक चीज नहीं है या दो चीजें नहीं है या किसी भी चीज का विलंब है, देर से, वो रोगी ही कहा जाएगा और उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। जैसे कि अगर उसका गर्भाशय ना हो, डिंबाशय ना हो या बहुत छोटा विकसित नहीं हुआ पूरी तरह से, तो ऐसे हालात में रोग को असाध्य समझना चाहिए। अगर है ही नहीं तो उसे हम बता सकते, या जिसका डेवलपमेंट नहीं हुआ तो उसको कुछ कंडीशन तक हम थोड़ा बहुत एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत हम ग्रोथ की तरफ काम कर सकते हैं, पर हम उसे ग्रोथ नहीं दे सकते। नहीं हम उसको, जैसे अगर ग्रोइंग पीरियड है तो हम भी उसके ग्रोथ की तरफ कर सकते हैं, पर अगर वो टाइम निकल गया है तो फिर हम नहीं कर सकते कुछ, है ना। तो ये भी उसमें रोग के अंदर ही आता है और ये असाध्य में आता है। अगर है ही नहीं कोई और तो आप उसको नहीं बना सकते। इसी प्रकार यदि किसी युवती की मासिक धर्म होने सारे चिन्ह मौजूद होते हुए भी ऋतु का रक्त जारी ना हो, तो यह जानना चाहिए कि उसका
मुख का पर्दा या तो किसी भी कारण से सख्त या पुष्ट हो है, छेद कर माहवारी के रक्त को बाहर नहीं निकल पा रहा है। ऐसी दशा में माहवारी का रक्त जारी करने में कोई चिकित्सा का केवल हम उसमें मेडिसिनल ट्रीटमेंट देंगे ना, कोई इस तरीके की चिकित्सा कारगर नहीं है। उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट है कि आपको एक रास्ता तो बनाना ही पड़ेगा जिसके थ्रू वो बाहर आए। ठीक है, हाँ, ऐसी हालत में ऑपरेशन से कुछ काम बन सकता है। तो वही मैंने आपको बताया कि सर्जिकल ही उसका हो सकता है ट्रीटमेंट, क्योंकि उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कोई चीज अनुपस्थित है या सख्त हो गई है या बंद हो गया है मार्ग, तो उसका सर्जिकल ही ट्रीटमेंट होगा। और या फिर कोई चीज ही नहीं तो उसका तो कोई ट्रीटमेंट किसी भी पैथी में नहीं है। ठीक है, इस संबंध में एक बात और जान लेनी चाहिए कि यदि यह प्रथम ऋतु होने के पहले भी स्त्री गर्भवती हो सकती है, अतः उस दिशा में भी स्त्री ऋतु विलंब हो सकता है, पर उसे रोगी नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है, कोई रेयर, पर उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, उस टाइम को उससे रोगी नहीं माने। कारण ऋतु आरंभ में विलंब प्राय उन लड़कियों को अधिक होता है जिन शरीर में रक्त की कमी होती है और जो पीलिया और जैसे रोगों को शरीर को कमजोर करने वाले रोगों के चुंगल में फंसी होती हैं। इसके अतिरिक्त अविकसित गर्भाशय और डिंबाशय, उसकी सूजन, गर्भाशय में का अपनी जगह से टवा होना, छूत वाले रोग के अंदर हमारी टीबी भी आती है। ठीक है ना, गंदी वायु में रहन सहन, व्यायाम का अभाव, मिथ्या आहार, अधिक चिंता, शोक, भय आदि या फिर कसकर साड़ी बांधना आदि भी इस रोग के कारण होते हैं। अब ये कसकर साड़ी बांधना है ना, इस अंडरलाइन कीजिए आप। आजकल जो ऋतु संबंधित रोग हो रहे हैं, जो भी मेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम मेरे सामने आ रही हैं, फिर हम जिसको देख रहे हैं, हम लोग डॉक्टर जब बैठ के इसके ऊपर परिचर्चा करते हैं तो ये बात सामने आती है कि जो लड़कियां जीन्स वगैरह ज्यादा पहनती हैं या बहुत टाइट वाले कपड़े पहनती हैं ना, जो लोग से नीचे होते हैं, तो उनको ये वाली प्रॉब्लम आती है। और पीसीओडी की ऑकरेंस भी वहां पे ज्यादा देखी गई है। ठीक है, तो ये जो क्या है कि अगर हम टाइट जीन्स वगैरह, टाइट पजामी, टाइट ये कपड़े पहनते हैं ना, तो ग्रोइंग रीजन से हमारे जो टॉक्सिन वो बाहर नहीं निकल पाते। जब बाहर नहीं निकल पाते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम होती है। तो ये एक रीजन है। जितने रीजन है ना कि डिंबाशय ना होना, मतलब ओवरीज ही नहीं है या छोटी है या नहीं है, या उनके अंदर सूजन है, या फिर गर्भाशय नहीं है या अपनी जगह से इधर उधर हटा हुआ है, छूत वाले रोग हैं, गंदी वायु वगैरह मेरे वो रोग रहते हैं, और उनको भी ऐसे मिथ्या आहार के अंदर क्या हो गया, आप जो भी कुछ बाहर का उल्टा सीधा खाते हैं, ये नोट करना चाहिए हमेशा कि हम जो ऊल खाते हैं ना, बेकार का खाना, इससे हमारी हेल्थ डिटोरिएट होती ही होती है। हमें समझ में नहीं आता है शुरुआत में, क्योंकि ये चीजें बढ़ती हैं। अब आप ले जैसे कोई बच्ची है, कम से ही उसको हमने चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, मोमो, चाउमीन, मैगी यही खिलाया है। उसको कभी सब्जी नहीं खिलाई, उसको कभी दाल नहीं दी गई है, उसको कभी भी ना रोटी का स्वाद नहीं चखाया, वो कभी चावल दाल नहीं खाती है, वो कभी खीर नहीं खाना जानती, हलवा नहीं खाना जानती, चॉकलेट खाना जानती है, टॉफीज खाना जानती है। जब हम प्यार, अंधे प्यार के अंदर इस तरीके के भोजन देते हैं, उसे क्या कहते हैं, मिथ्या आहार। और ये मिथ्या आहार आपकी हेल्थ को 100% डिटोरिएट करता है। अगर ऐसी बच्चियां हैं, ऐसे बच्चे, ऐसे लड़के लड़कियां दोनों के लिए कहूँ कि अगर वो आहार रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो उनके 100% होगा टाइफाइड का वो बीमार होंगे, और हमेशा खून की कमी देखी ही जाएगी। या तो वो एक्सेसिव मोटे होंगे, पतले होंगे, और वो नहीं होंगे। आप अपने आसपास चीज को प्रैक्टिकली नोटिस करना, फिर आप देख पाओगे कि सचमुच में क्या है। आप उसके छोटे बता सकते हो। आप देखोगे कि वैसे बच्चा भी है तो उसके, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे ना, 3 साल की बच्ची है, उसके आंखें ने इतना काला घेरा है, क्योंकि ना तो उसे कोई सोने का टाइम है, ना उसके जगने का टाइम है। जैसे मर्जी सो रही है, जैसे मर्जी रही है, दिन में सो रही है, जग रही है तो जग रही है, और खा रही है, नहीं खा रही तो बेटा को खा ले, नहीं खा रही तो बेटा चिप्स खा ले, खा रही तो
चॉकलेट ही खा रहे हैं, फिर करते हैं कॉर्नफ्लेक्स खिला रहे हैं, ये सारी चीजें बेटर होती तो इन लोग स्वस्थ। फिर जो लोग इनके एड्स करते हैं वो लोग खुद क्यों नहीं ये खाते हैं? वो फिर खुद क्यों फिर है ना फ्रूट चाट ले रहे हैं, फ्रूट प्लेट ले रहे हैं, सैलेड प्लेट ले रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, सैलेड खा रहे हैं, या सूप पी रहे हैं, वो खुद क्यों इस तरीके का खाए हैं? तो इन सब चीजों का प्रचार कर रहे हैं। ये बहुत समझने वाली बात है। विज्ञापनों के चक्कर में आके अपने बच्चों को अंधा तैयार करते हैं और उनको दे क्या रहे हैं? हमको बीमारी प्रसाद में दे रहे हैं, हम उन्हें बिना मतलब दे रहे हैं हम उन्हें। ये हमें समझने की जरूरत है कि आप देख रहे हो अपने बच्चे को, एटलीस्ट ये भी समझनी बहुत जरूरी है कि अगर आपने वंस इन ए मंथ अगर आपका बच्चा खाता है या ट्वाइस इन ए मंथ खाता है, अगर 15 दिन में भी एक बार खाता है ना, तो वो असर नहीं करेंगी। जब उनको दे देते हैं कि ले बेटा पिज्जा खा ले, उसे कोक पी लेना, पहले दे दिया बच्चे को, हम स्लो पॉइजन खुद खिला रहे हैं। आप पानी एक बोतल के अंदर पानी बंद करके रख दो और आप दिन उसको छूना नहीं, उसके बाद आप उस पानी को पीना, आपको इतनी गंदी स्मेल आएगी कि आप उस पानी नहीं पा। तो आप कैसे सोच सकते हो कि एक सील्ड पैक बोतल जिसके अंदर कुछ कलर भी है, उसमें कुछ फ्लेवर भी है, उसमें मीठा भी है और उसको बंद करके रखा गया और उसमें कुछ डाला नहीं प्रिजर्व करने के लिए, है ना? सोचने वाली बात है। पर हम सोचते ही नहीं है, कुछ भी खाने से पहले कोई लेवल हम चेक नहीं करते, क्वालिटी वाइज हम देखते ही नहीं है कि क्या खा रहे हैं हम, हमें कितना नुकसान हो सकता है। हम ये सोचते हैं हमने पिज्जा खा लिया, उसके ऊपर कोक तो पी ले, डाइजेस्ट हो जाएगा। रियली सच है? अगर सच होता तो फिर इन सब लोगों के पेट इतने खराब क्यों होते हैं? क्यों जो हर पर्सन दूसरा पर्सन मेरे पास आ रहा है या फिर किसी भी डॉक्टर के पास आ रहा है वो ये कह रहा है कि मेरा पेट खराब है, मेरी तबियत खराब है, ये पेट तो मैंने कभी ठीक जाना ही नहीं। 25-25 साल के लगे लड़ रहे हैं, वो ये कहते हैं कि गैस की ट्रबल तो हमेशा ही रहती है। गैस मीन्स जानते हैं कि गैस है क्यों? गैस होने का रीजन तो होना चाहिए ना कोई। यदा कदा हो तो एक अलग बात होती है कि हाँ कभी कुछ ऐसा खा लिया, किसी बीमारी वश या किसी दवाई के साइड इफेक्ट से हमको गैस हो रही है, बट हमेशा ही वो ये कहते हैं कि हम जानते ही नहीं कि सही पेट का होना क्या है, हम ये जानते ही नहीं कि हेल्दी भूख का लगना क्या होता है, हम ये जानते ही नहीं हेल्दी पेट होना क्या होता है। तो जानते ही नहीं है तो वो जानेंगे कैसे कि हेल्दी होना क्या है? तो मालूम ही नहीं, बताया ही नहीं गया, कभी चेक ही नहीं किया हमारा बच्चा अगर पॉटी जा रहा है तो किस रहा है, क्या अगर उसका पेट साफ भी हुआ है कि नहीं हुआ है, हार्ड लूज है किस तरीके का, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब हमें टाइम ही नहीं है एक्चुअली, हमारे पास टाइम हम अपने काम वाली के ऊपर छोड़ देते हैं या जो भी कोई दादी नानी देख रही होती है उनके ऊपर छोड़ देते हैं, मतलब नहीं है, हम पूछते भी नहीं है कि इसकी क्या कंडीशन है। तो जब हम इस हद तक लापरवाह हैं, हम कैसे सोचते हैं कि हम उनको हेल्प दे सकते हैं? तो वही बच्चे फिर बड़े होके आते हैं कि आज हमको ये प्रॉब्लम है, आज हमको वो प्रॉब्लम है। जैसे अब इसमें यहाँ पे ये एक और चीज लिखी कि जो लोग आहार विहार के बाद आते हैं, अधिक चिंता, शोक, भय और भय रहते हैं, वो भी बीमार होते हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम उनको भी आती है, लड़कियों को लड़कों को भी आती है। लड़कियों के अंदर ज्यादा जल्दी शो होती है, शो होती है, के अंदर दूसरी तरीके से शो होती है, लड़कों के अंदर भी होती है। पर अगर जो ये चिंता, भय और शोक है, ये किसी की भी लाइफ में आ सकते हैं और इनको हैंडल किस तरह से करना है ये हमें अपने बच्चों को या अपने लोगों को सिखाना है। हमें ही बताना पड़ेगा कि इसको कैसे टैकल किया जाता है, उनसे कैसे निकला जाता है, ना कि उसके अंदर फंस करके अपने आप को खत्म कर दिया जाता है। हर समय सोचना, क्योंकि आजकल हम योग अभ्यास के अंदर लेते हैं, हम नहीं है, पूजा पाठ हमने छोड़ ही दिया जिसके अंदर हम पूरा ही प्राणायाम करते थे। हम पूरी अपने श्वास के ऊपर ही तो प्रक्रिया है। जब हम मंत्र साफ करते हैं, कोई भी ओम की ध्वनि बोलते हैं, अब आपने अगर जिसने भी मेरे साथ में ओम बोला होगा उसने फील किया होगा कि आप चेयर पे बैठे हो या बेड पे बैठे, जमीन पे बैठे हो, जो ओम की वाइब्रेशन है पूरी ऊपर से नीचे तक आपकी बॉडी को झंझना देती है। जब आप उसको देखो, एक चीज देखना, नोटिस करना, आंख बंद करना, आंख खुली रखना, पॉइंट दिखाई देता है, देखना वो कितना फ्लक्चुएट करता है, उससे नोटिस कर सकते हो इसकी कितनी हाई है। और केवल सिर्फ अकेली मैं बोल रही होती हूँ, इसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि हमारे माइंड को जितना काम करती हैं उतना ही एक्टिवेट भी करती हैं। तो बार बार जो इस तरीके के पेशेंट्स आते हैं, मैं बोलती हूँ कि ओम की चैंटिंग करनी है, हमिंग साउंड करनी है, ब्राह्मणी है, तो जो ये शोक और चिंता और भय है ना, ये आते नहीं है हमारी लाइफ में। हाँ, हर चीज आती है, पर हर एक चीज का एक टाइम होता है कि जैसे कोई भी दुख है,
तो आप उस दुख से कितने घंटों में जाओगे, कितने मिनट में निकल जाओगे, या फिर कितने महीने, कितने दिन, कितने साल के अंदर में आपको समझा पाओगे कि रियलिटी क्या है, किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करना है। अगर हमें वो सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आता ना, लाइफ निकल जाए हमारी एक दुख के अंदर ही, एक दुख के अंदर ही हमारी पूरी लाइफ निकल जाती है। हम अपनी एक अच्छा ईश्वर प्रदत्त मानव जीवन है जो बहुत है, उसकी बात करते हैं। हमारा काम होना चाहिए करें, अपनी ऊंचाइयों को छुएं, प्रैक्टिकल लेवल पे, अच्छा करने के लेवल पे, पैसे रुपए के लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे। क्योंकि चाहे यहाँ पे कितना भी कुछ भी कमा लो, अगर वहां के लिए नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है उसका, और पीस ऑफ माइंड भी नहीं मिलता है। कुछ काम हमें पीस ऑफ माइंड के लिए भी करने ही चाहिए, उसी से फायदा मिलता है। और ये चीजें हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो हम कहते हैं ना कि ये मंत्र करो इससे शांति मिलती है, ये मंत्र जाप करो आपके ये मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, ये मंत्र जाप करो आपकी जो मनोकामनाएं वो पूर्ति हो जाएंगी, सब क्या है जो आज बहुत ही फैंसी वर्ड्स यूज हो रहे हैं, मैनिफेस्टेशन एंड ऑल। हमारे यहाँ भी तो होते हैं व्रत, मनोकामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति, सब क्या है, वो भी सब है। बस उसको हमने ग्लोरीफाई करके और फैसिनेटिंग करके नहीं सुनाया है, इसलिए लोगों में नहीं है। वो बहुत फैसिनेटिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े बहुत फेमस हो, बस अरे मैम आप अब आ गए तो जो को सुना के आवाज अभी आ रही है। एक्चुअली मेरे ना है ही नहीं, वाईफाई नहीं है आज, हाँ नहीं चल रहा, क्लियर नहीं हो रही है आवाज बार, इसलिए कट रहा होगा। ज्वाइन पर वापस तो रही है, एक बार लैब वापस करती हूँ, देखिए क्या पता है। ठीक, अभी मेरी आवाज क्लियर क्या? जी मैम, वापस स्टार्ट करते हैं। अब ये जो कसकर कपड़े बांधने वाली बात है ना, या फिर जीन्स पहनना या बहुत टाइट कपड़े पहनना, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारी इस तरीके की बीमारियों में, क्योंकि जो हमारे ग्रोइंग रीजन है वहीं से हमारे टॉक्सिन सारे रिमूव होते हैं। और अगर हम उसको उस तरीके से नहीं यूज करते हैं और पहनते हैं उन कपड़ों को, तो फिर प्रॉब्लम हमारे लाइफ के अंदर से आना जाना, जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली नहीं होता है, और हमारे यूट्रस को भी प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं मिल पाता है, इसलिए बाकी की सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उसके लिए भी हमें जरूरी है कि हम बहुत टाइट कपड़े नहीं पहने, नहीं तो फिर इन सब चीजों में ये वाले रोग होना बहुत सिमिलर, मतलब सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋतु के होने वाली उम्र में आरंभ न होने पर लड़कियों में प्राकृतिक आयुर्विज्ञान की बहुत बड़ी तकलीफ होती है। सिर दर्द, चक्कर आना, भूख का ना लगना, मासिक गड़बड़ी, पेट के रोग और छाती के अनेक रोग आ घेरते हैं। कि अगर ऋतु जो है आराम नहीं होता है जिन लड़कियों में के अंदर, जिस टाइम हो जाना चाहिए, तो उनमें ये सर दर्द, चक्कर होना, पेट में दर्द होना, भूख ना लगना, मासिक गड़बड़ी और ये सारे पेट के रोग भी, मतलब गैस वाले, इंडाइजेशन वाले, ये सारे रोग ऑकर होते ही हैं। और छाती के भी अनेक रोग आ घेरते हैं अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक नहीं है तो। चिकित्सा क्या है इसकी, अब ये देखिए। सबसे पहले इस रोग की चिकित्सा के लिए सर्वप्रथम रोगों के कारणों का त्याग कर देना चाहिए। तो रोगों के कारणों का त्याग तो सबसे बड़ी चीज है ही, पर उससे बड़ी चीज क्या है कि जब हम जान गए हैं कि किस चीज के कारण से रोग होता है, तो पहले प्रिवेंटेशन रखें, है ना। प्रिवेंटेशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर।
कि क्योर से तो हमेशा प्रिवेंटेशन बेटर होता है। तो अगर हम जानते हैं तो अपनों को बताएं, अपने पेशेंट्स को बताएं, अपने क्लाइंट्स को बताएं, अपनी फैमिली में बताएं, अपने बच्चों को बताएं कि ये चीजें कम से कम यूज करी जाए तो ही बेटर, ना करें तो और ज्यादा अच्छा है। पर जैसा आजकल का समाज है, सब कुछ है, तो हमें बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं जो हम नहीं भी चाहते हैं, तो उसको कम यूज करें, है ना। तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देखते हैं हम कि क्या चीज इसमें हम ट्रीटमेंट वाइज लेते हैं। सबसे पहले तो रोगों के कारणों को ही हटा देना चाहिए, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं तो उसे कम कर दो, जैसा भी पॉसिबल हो वो कम से कम यूज करना है। सेकंड है संयमी जीवन बिताना चाहिए। तो संयमी जीवन तो बहुत बड़ी बात है। आजकल अगर देखा हो हमने तो प्यूबर्टी का टाइम कम हो गया, मैंने बताया था, है ना। अभी हाल ही में रिसेंटली एक रिसर्च थी, जो रिसर्च पेपर में पढ़ रही थी, उसके अंदर आया कि ग्लोबली ग्लोबली केवल इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली बच्चों की प्यूबर्टी जल्दी हिट हो रही है। उसका उन्होंने एक बहुत बड़ा रीजन बताया कि जो ये इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल एक्सेस है सारी चीजों का, उसके कारण ये, मतलब रिसर्च कहती है, मैं नहीं कह रही, मेरे वर्ड्स नहीं है, ये रिसर्च कहती है कि ग्लोबली इन सब चीजों के लिए जो उपलब्धता है, उसके कारण हम तो नहीं जानते कि बच्चा हमारा क्या देख रहा है, क्योंकि आजकल बच्चे इतने एडवांस हैं कि उसे कैसे डिलीट करना है, क्या करना है, उनको सबको पता है कि अपनी हिस्ट्री कैसे डिलीट करनी है। बट फिर भी हमें अपने बच्चों के साथ इतना तो होना चाहिए और उन्हें ये बताना चाहिए कि सही और गलत क्या है, ताकि उनके साथ ये प्रॉब्लम ना हो। सब कुछ जानना और सब कुछ करके जानना और गलत वे में जानना, इनमें बहुत डिफरेंस होता है। इसलिए हमें बच्चों के साथ में इतना फ्री लेवल होना चाहिए हमारा कि हम उनसे अच्छे से डिस्कस कर सकें और उन्हें बता सकें कि किस चीज की क्या एक्सेस होनी चाहिए और किस हद तक देखना चाहिए हर एक चीज को, क्योंकि आजकल तो सब कुछ इजीली अवेलेबल है। तो जो आजकल प्यूबर्टी हिट करने का बहुत बड़ा रीजन बताया, उन्होंने यही बताया कि जो इजीली अवेलेबल ये सेक्स और पॉर्न है, वहां पे जो बच्चे जानना चाहते हैं वो तो चीजें नहीं, उससे रिलेटेड एक भी अक्षर मैच कर जाता है, चीजें निकल के सामने आ जाती हैं। गलत चीजों में इंटरेस्ट बहुत जल्दी आता है, गलत चीजों का एडिक्शन बहुत जल्दी होता है। तो जो बच्चे इस तरीके के आते हैं, जो माँ बाप इस तरीके के आते हैं कि हमारे बच्चे का जो एडिक्शन है वो पॉर्न हो गया, या हम बच्चे जो एडिक्शन पॉर्न हो गया और इसके कारण हमें ये बीमारी आ रही है, इवन उनको बीमारियां आ रही है। 16 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे, इवन अब तो वो एडल्ट भी नहीं हुए, और वो आते तो जो ये एक्सेस है, ये सब थोड़ी चीजें बच्चों से हम समझा करके उनको कम कर सकते हैं। हम डांट मार के या छुपा के नहीं कर सकते, क्योंकि वो वाला टाइम अब नहीं है कि हम उस तरीके से एक्सेस बच्चों के साथ कर सके किसी भी चीज के लिए। तो उनको वो चीज समझाना कि गलत क्या है और सही क्या है, क्योंकि ये रिसर्च बता रही है कि इस कारण से प्यूबर्टी जल्दी हिट हो रही है। क्योंकि जब आप इस तरीके की चीजों को देखते, सुनते या पढ़ते हैं, तो आपके अंदर एक अलग लेवल के हार्मोन चेंज होते हैं, और वो बहुत सारी तरीके की, जब जल्दी वो होंगे, सीक्रेट होंगे, तो बहुत सारी चीजें चेंज होंगी ना, बीमारियां भी आएंगी, प्यूबर्टी भी जल्दी हिट होगी और बच्चे का माइंड भी डाइवर्ट होगा। ठीक है, तो बच्चों को समझाओ कि आपका मोटिव पढ़ना होना चाहिए या फिर अपना जो भी काम कर रहे हैं वो होना चाहिए, बजाय इसके, क्योंकि इसकी भी एज आएगी, हर चीज की एक अपनी एज होती है। तो जब हम सोच समझ के और अपनी सही एज में सही काम करते हैं, तो वो हमें कभी भी बीमारी की तरफ नहीं ले जाती है। पर अगर हम उस चीज को अर्ली एक्सेस कर लेंगे तो वो हमें नुकसान ही करेगी। ठीक है, ये जो संयमी जीवन है उसके ऊपर ये मैंने जो सारा बताया वो संयमी जीवन के ऊपर है कि संयम क्या है। तो हम जब उसे सही बात समझाएंगे ना, तो उसे पता पड़ पाएगा कि इस लेवल का संयम हमें रखना चाहिए। अगर इस तरीके की कोई चीज सामने आ भी गई तो हमें उसे किस तरीके से हटाना है, क्योंकि अगर एक बार दो बार ओपन हो गया तो तीसरी बार तो फिर वो चाहेगा कि खुल जाए वो चीज, क्योंकि तब तक तो एडिक्शन कर देती हैं वो चीजें। तो उनको बताना कि ये भी एडिक्शन है, और आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये एडिक्शन ड्रग से भी ज्यादा बड़ा एडिक्शन है। इसको छोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने देखा है कि बच्चे जो चाहते भी है ना, उनके लिए भी बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल होता है इन सब चीजों से निकलना। दलदल की तरह है ये कि एडिक्शन तो होता है कि कम से कम रिहैब सेंटर भेज रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो उन सब चीजों से बच जाएंगे, पर इसमें तो दलदल में फंस गए, आप फंसते ही जा रहे हो। तो जरूरी है कि माँ बाप या बड़े या जो भी हैं उनको केयर टेकिंग कर रहे हैं वो ध्यान रखें और उन्हें शुरू से समझाया जाए संयमी जीवन का क्या महत्व है। इसीलिए योग और साधना और उपासना का हमारे यहाँ एक परिक्रम रखा गया था कि इतने साल तक ये सारी चीजें करनी चाहिए। तो उससे हमारे अंदर सात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है, जो कि ये संयमी जीवन जीने में हेल्प करती है, और उसी से हम बहुत सारी बीमारियों से, जो यौवन अवस्था वाले रोग होते हैं, उनसे बच सकते हैं। शुद्ध वायु में रहना चाहिए,
वो तो आज इतना पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी हमें उस हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। उचित व्यायाम करना चाहिए, योग के बारे में जो मैं बार बार बता रही हूँ। सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। देखो सदैव प्रसन्न तो हम कोई भी नहीं रह पाते हैं, पर ये है सिचुएशन ये है कि हम उससे ज्यादा परेशान ना हो, उन सिचुएशंस को हैंडल करके हकीकत के अंदर जिए कि रियलिटी ग्राउंड क्या है। हम उसी दुख में या पुरानी रियलिटी के अंदर जीते रहेंगे तो हम उससे नहीं निकल सकते, पर अगर हम उस चाह रहे हैं उससे निकलना तो हम कोशिश करेंगे तो निकल सकते हैं। तो उन सब चीजों को समझना जरूरी है। साफ सुथरे वस्त्र धारण करना, मिर्च मसाला, सफेद चीजें, सफेद चीनी। अब ये साफ सुथरे वस्त्र का रीजन ये है कि जो हाइजीन से रिलेटेड बीमारियां होती हैं वो नहीं होती हैं फिर अगर आप साफ सुथरे वस्त्र पहनते हैं, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और अंतरंग वस्त्रों की जो सफाई होती है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। खुद अपने हाथ से धोइए, डेली धोइए, उन्हें सड़ाने के लिए वॉशिंग मशीन में नहीं डालना चाहिए और उन्हें धूप में भी डालना चाहिए, क्योंकि बिना धूप के उनकी गंदगी नहीं जाती है, उनके कीटाणु नहीं मरते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हर समय वहां पे ये मॉइस्चर रहता है। अब आगे चलते हैं। मिर्च मसाला, सफेद चीनी, नशीली चीजें और सभी उत्तेजक खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। और रोग को दूर भगाने में ये सारी चीजें मदद करती हैं। तो देखिए कि खाद्य पदार्थ भी ऐसे बहुत हैवी मिर्च मसाला नहीं खाना चाहिए, वो भी हमें उत्तेजक बनाते हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति तामसी होती है। तामसी प्रकृति से हमारे अंदर पित्त बढ़ता है। जब पित्त बढ़ता है तो इस तरीके की जो मेंसेस रिलेटेड बीमारी वगैरह जो होती है वो ज्यादा होती है। तो पित्त को कंट्रोल में रखने के लिए तामसिक भोजन ना हो और नशीली चीजें ना हो, उनसे ये चीजें बढ़ती हैं। प्रतिदिन सुबह शाम नियमित रूप से शक्ति अनुसार मेहन स्नान और कटी स्नान करना चाहिए। ठीक है ना, कटी स्नान वगैरह ये आपने कर ही लिया होगा, करवाया होगा आपको लास्ट ईयर में। तो ये करना चाहिए। रात को तीसरे पहर रोज आधे घंटे के लिए गीली मिट्टी की पेड़ों पर लेप लगाना चाहिए। रात का जो तीसरा पहर होता है, मतलब सुबह, एकदम सुबह, ठीक है ना, ब्रह्म मुहूर्त के बाद जो टाइम होता है ना हमारा, 5 बजे 6 बजे वाला जो हमारा टाइम है, 5 मतलब सूरज निकलने से पहले वाला, वही वाला टाइम हो जाता है। उसमें गीली मिट्टी का जो पट्टी होती है वो पेड़ों पे लगाई जाती है। गीली मिट्टी से क्या होता है, हम लगाते हैं वो सारे टॉक्सिन्स को निकाल के खत्म कर देती है, शीतलता प्रदान करती है, दर्द में आराम करती है, क्रैम्प्स वगैरह में आराम करती है, ये इसका काम होता है। और महीने में 1-2 बार पूरे शरीर या फिर केवल पेड़ों को भाप स्नान लेना चाहिए। केवल पेड़ों को भाप स्नान लेना तो संभव नहीं हो पाता है, वो तो पर्टिकुलर उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, तो वो घर पे आप नहीं कर सकते हैं, पर पूरे शरीर की भाप तो आप ले ही सकते हैं। आजकल तो बहुत छोटे छोटे से 2-2.5 हजार के वो इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, प्लास्टिक जैसे, जिसमें अंदर पैक होकर के ले सकते हैं। बाकी नेचुरोपैथिक सेंटर्स में भी अवेलेबल होते हैं जो पर्सनल छोटे छोटे चैम्बर्स बना दी जाते हैं वुडन वाले, उनके अंदर बिठा के पर्सनली स्टीम दी जाती है। तो पूरी फुल बॉडी स्टीम एक बार तो जरूर लेनी चाहिए महीने के अंदर। 2 बार ले लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार जरूर लेना चाहिए। अगर नहीं ले पाए तो उसका एक और अल्टीमेटम है कि हाँ, हम जो गर्म पानी के अंदर या तो मोटा वाला कंबल, पर उससे यह है कि उसका पानी नहीं निचोड़ पाता, मोटी तौलियाएं जो होती हैं, मोटी वाली रुएदार तौलिया कॉटन की लेके उनको अच्छे से निचोड़ के उसको बॉडी पे रैप कर सकते हैं किसी और के थ्रू, और उसके ऊपर फिर कंबल डाल लें तो 10-15 मिनट की स्टीम मिल जाती है उससे। वो थोड़ा सा अल्टीमेटम जैसा, ये हम कह सकते हैं कि इसकी बजाय ये अगर थोड़ा कर ले तो थोड़ी बहुत भाप तो उससे मिलती है, पर वो ये नहीं है कि वो उसका ट्रीटमेंट है, वो तो फुल स्टीम ही ट्रीटमेंट है इसका, है ना। ऋतु का असमय बंद हो जाना या प्रथम बार माहवारी आने के बाद प्रौढ़ावस्था से माहवारी में की प्रकृति में बंद होने तक के समय के बीच में माहवारी बंद हो जाना अस्वाभाविक है। मतलब जब आ गई है फर्स्ट बार, उसके बाद जब प्राकृतिक रूप से बंद होने के बीच में का जो टाइम है, अगर उसमें बंद हो रही है माहवारी तो वो अस्वाभाविक है। बस केवल प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में स्वाभाविक है। मतलब जब या तो आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं या आप प्रेग्नेंट है तभी स्वाभाविक रूप से बंद होती है। बाकी सारी अगर कुछ भी पीरियड्स अगर आपके बंद होते हैं, माहवारी बंद होती है, तो वो बीमारी के अंदर गिनी जाती है। और इस अवस्था को हम ऋतुरोध, ऋतुस्तंभ, नष्टावर्त या फिर अंग्रेजी में एमिनोरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को कहते हैं कि इस टाइम पीरियड के बीच में जो बंद हो जाती है उसको एमिनोरिया या नष्टावर्त बोलते हैं। परंतु गर्भावस्था में और प्रसव के दिनों तक बच्चों को दूध पिलाने के समय तक वास्तविकता मई माहवारी का बंद होना रोग नहीं है। ये तो मैंने पहले ही समझा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। कारण मिथ्या आहार विहार। अब इसके कारण क्या क्या हैं? जब आप के सामने पेशेंट बैठता है तो आप उससे क्या पूछेंगे? आप खाना पीना क्या खाते हैं? आपकी डाइट क्या है? बाहर का तो नहीं खाते, सॉसेस वगैरह तो नहीं खाते, कैंड फूड, पैक फूड तो नहीं खाते। ये सारी चीजें किसके अंदर है? मिथ्या आहार के अंदर। ठीक है,
इन चीजों से बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने पहले भी समझाया था, बार बार बताती हूँ मैं, खाने पीने का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे स्वास्थ्य के अंदर। फिर उसके बाद आलस्य। अब अगर आप सही भी खाना खा रहे हैं बट आप पूरे दिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई काम नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, खाया पिया लेट गए आराम कर लिया, खाया पिया लेट गए आराम कर लिया, हमारे घर में नौकर भी है, सब कुछ है, सब कुछ होने के बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको खुद करनी चाहिए, जिसके लिए आपको अपने शरीर को वर्कआउट करवाना तो जरूरी है। नहीं करना है तो आप 1 घंटे सुबह घूमने जाओ, 1 घंटे शाम को घूमने जाओ, वर्कआउट नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। बहुत अधिक परिश्रम, अब परिश्रम तो करना चाहिए, आलस नहीं होना चाहिए, पर बहुत अधिक परिश्रम भी नहीं करना चाहिए कि आपका शरीर गवाही नहीं दे रहा और आप फोर्सफुली उस चीज को कर रहे हैं, वो भी गलत है। उत्तेजक औषधियां, नशीली वस्तुओं का सेवन, भय, क्रोध आदि मानसिक उत्तेजनाएं, रक्त अल्पता, क्षय बीमारी, क्षय मतलब वो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया रोग, सहसा जाड़ा लग जाना, बर्फ का पानी पीना, माहवारी के दिनों में भीगना, गर्भाशय जैसे रोग, गर्भाशय का मुंह फिर जाना, उसमें सूजन होना, उसका टल जाना, पखाने के स्थान का रोग, तिल्ली या यकृत का रोग, गर्भपात, कम भोजन मिलना, अधिक पतला होना, अधिक मोटा होना तथा अधिक रक्त हो जाना, गुप्त इंद्रिय की निर्बलता के कारण बजाय योनि मार्ग से शरीर के अन्य मार्गों तक नाक कान आदि से उसका निकलना आदि ऋतु के असमय बंद हो जाने के कारण हो सकते हैं। अब इसने इतने सारे रीजन बताएं कि आप अगर ऐसा ऐसा करते हैं तो भी आपकी ये सारी पीरियड जो है वो डिले हो सकते हैं, बंद भी हो सकते हैं। अगर इस तरीके का खाना पीना खा रहे हैं, इस तरीके का आपका रहना सहना है, इस तरीके का आपका आचार विचार है, नशीली वस्तुएं वगैरह यूज करते हैं, भय क्रोध आदि ज्यादा करते हैं। बहुत ज्यादा पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको एंजाइटी डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस बहुत होता है, उन लोगों के भी पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं ड्यू टू स्ट्रेस लेवल से कार्टिसोल अधिक बनता है और बाकी के हार्मोन्स बनना बंद हो जाते हैं। जब पूरे हार्मोन प्रॉपरली वर्क ही नहीं करते तो फिर ये कंडीशन ऑकर हो जाती है। असमय में ऋतु बंद हो जाने से स्त्री को बड़ा कष्ट होता है, बीमारियां तो होती हैं, बहुत तरीके के पेन चालू हो जाते हैं, जैसे कि पीठ का, कमर का और सर में दर्द होना, पेड़ू भरा भरा सा प्रतीत होना और मितली आना, वमन आना, श्वास कष्ट, सांस लेने में भी तकलीफ होती है। कि कई बार ऐसे होता है कि वो लोग मेरे को बताते हैं कि सांस नहीं आ पा रही, ऐसा फील होता है कि सांस ही नहीं आ पा रही, यहाँ से नीचे हमारी सांस ही नहीं जाती है, कि हम बैठ जाते हैं कि अब सांस आए तो फिर हम कुछ कर पाए, ये वाली सिचुएशन। थकावट होना, आलस्य, निद्रा आदि भी सताने लगते हैं कि आलस्य भी आता है और नींद या तो आती ही नहीं है या तो बहुत ज्यादा आती है, दोनों कंडीशन होती है। इन सब से ये चीजें होती हैं, साइन और सिम्टम्स दोनों आ गए, ठीक है। अब है चिकित्सा। इस रोग की चिकित्सा के लिए भी संयमी जीवन बताना चाहिए, स्वास्थ्य के अनेक नियमों का पालन करना चाहिए जैसा ऊपर बताया गया है, साथ ही जिन कारणों से रोग होता है उन्हें दूर कर देना चाहिए। अब बार बार क्या कहा जा रहा है कि जो रोग होने का कारण है उसे दूर करो, ये तो सबसे बड़ी चिकित्सा है। वो तो फिर धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने आप खुद को ठीक कर ले जाती है। तत्पश्चात यदि रोगिणी बहुत कमजोर न हो तो उसे 3 दिनों तक फलों या सब्जियों के जूस पे रहना चाहिए। अब इसमें फल और सब्जियों का जूस बहुत अच्छा काम करता है, हीमोग्लोबिन वगैरह बढ़ाता है, जितने टॉक्सिन्स होते हैं उसको रिमूव करता है। और जो ये फास्टिंग होती है ये पूरे ऑल ओवर बॉडी की हमारे डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है, जिससे जो ये हमारी माहवारी वगैरह का जो बंद होने का सीन है ना वो ठीक हो जाता है। मैंने बहुत सारे के साथ में ये ट्राई भी किया है। आवश्यकता अनुसार 1 या 2 समय एनिमा देना, ठीक है। उसके बाद 10 दिनों तक फल दूध मट्ठा आदि पे रहना। फलाहार या फल दूध पे रहने के दिनों में सुबह शाम एक बार एनिमा भी लेना जरूरी है, क्योंकि उससे कई बार ऐसा होता है कि स्टूल ही नहीं आता है तो, या फिर हार्ड हो जाता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए, पेट साफ होते रहना चाहिए। तो एनिमा लेना या फिर कैस्टर ऑयल वगैरह लेना, वमन विरेच, ये जो विरेचन वाली पद्धतियां हैं वो करना पड़ता है, ठीक है। यदि रोगिणी बहुत कमजोर है तो वो 3 दिन तक रसाहार ना चलाए, अपितु अपने रोग की चिकित्सा का आरंभ 7 दिन के फलाहार से करे। अगर बहुत वीक है, आप देख रहे हो कि पेशेंट आपका बहुत ज्यादा वीक है, तो उसे 3 दिन के लिए फलाहार पे मत भेजो, नहीं तो वो और वीक होकर बेहोश वेहोश होने लग जाएगा और उसकी कंडीशन और वर्स्ट हो जाएगी। इससे बेटर है कि आप उसको फलाहार चलाओ, कि आपको फल खाने, इतने फल इस टाइम, ये वाला फल इस टाइम, ये वाला फल इस टाइम, ठीक है। इस तरीके से करके भी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। आगे उसमें क्या देना है, फल और दूध के आरंभ के दिन में सवेरे मेहन स्नान और तीसरे पहर और रात में सहने लायक गर्म पानी के टब में पैरों को बाहर निकालकर केवल बैठा जाए, मतलब हिप वाला, हिप बात जिसे कहते हैं कटी स्नान, है ना, वो वाला
वो बैठा जाए। पेड़ों को मिलाने की जरूरत नहीं है, मलने की जरूरत नहीं है। शक्ति अनुसार 5 से 15 मिनट तक गर्म पानी के टब में बैठे रहना चाहिए, कि जितनी देर आपसे बैठा जा रहा है गर्म पानी के टब में उतनी देर बैठे रहो, तो जो रुका हुआ है वो बाहर निकल जाता है। उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। इससे पानी बराबर गर्म रहे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं कि जिस टब में बिठा दिया है, जितना पानी है उस तरफ में हम 2 बाल्टी, 2 साइड में रखते हैं कंटेनर्स। एक से ठंडा पानी थोड़ा बाहर निकाल देते हैं और तेज गर्म पानी साथ में रखते हैं, उससे एक एक मग्गा करके मिला के उस टेम्परेचर को उतना ही रखते हैं जितने गर्म में उसको बिठाया था। ये नहीं कि गर्म में बैठे थे और धीरे धीरे रहते रहते ठंडा हो गया, नहीं, जितना है उस टेम्परेचर को भी मेंटेन रखना है, वो जरूरी है। अगर वो ठंडा हो गया तो फिर उसका इतना फायदा नहीं मिलता है। इसके लिए थोड़ी थोड़ी देर बाद टब में 2-3 जग पानी निकालकर उतना ही डालते रहना चाहिए, ये बता ही दिया मैंने। टब से निकलने के बाद स्नान करें और शरीर को पहले ठंडे पानी से भिगाएं और निचोड़े हुए तौलिए के बाद उससे सूखे तौलिए से पोंछना चाहिए। अब इसके बाद पहले ठंडे पानी से नहा लो और उसके बाद में सूखे तौलिए से अच्छे से रगड़ के हमें पोंछना चाहिए। मतलब स्क्रबिंग भी होनी चाहिए, बॉडी के टॉक्सिन्स फुली रिमूव हो जाते हैं उससे, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। जो भी हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज है, जब आप उसको रब करते हैं तो लिम्फेटिक ड्रेनेज प्रॉपरली होता है। जैसे यहाँ से इधर से निकल गया, ये इधर है हमारा ग्रोइंग, ये आर्म पिट के नीचे से ये इधर से निकल गया हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज, फिर नीचे से निकल गया हमारी ग्रोइंग के इधर से, फिर ये हमारी थाइज के नीचे जो फोल्ड्स होते हैं वहां से निकल गया। तो ये सारी चीजें लिम्फेटिक ड्रेनेज के बाहर आने का तरीका है, तो उससे टॉक्सिन्स बाहर आते हैं। तो अगर हम इसको अपनाएंगे तो फिर हम टॉक्सिन्स बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और वो एक्टिवेट हो जाता है, फिर वो आराम से अपने आप में धीरे धीरे निकलते रहता है। भोजन और इस स्नान में 2 घंटे का अंतर होना चाहिए, खाना खाने के 2 घंटे बाद ही, ठीक है। या फिर इसको कर लिया तो इसके 2 घंटे बाद खाना खाएं, 2 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। कभी कभी धूप स्नान और 15 दिन में एक बार भाप स्नान लेने से इस रोग में जल्दी लाभ होता है। धूप स्नान लेना चाहिए, पर धूप स्नान किस टाइम पर? सूरज निकलने के बस 30 मिनट तक, उसके बाद नहीं। उसके बाद कोई फायदा नहीं कि आप धूप में बैठे, जल्दी लाभ होता है। ओह, ये क्या हुआ? ठीक है। अब इसके बाद है कि रोगिणी की शक्ति भर टहलना। अब जितनी उसकी शक्ति है उसके अनुसार वो आराम आराम से टहले और कोई हल्की कसरत प्रतिदिन करें जो इजीली। तो हल्की कसरत में हमारे योगा वगैरह आते हैं, धीरे धीरे टहलना आता है, ब्रिस्क वॉकिंग आती है कि आप थोड़े से तेज कदमों से टहलें। सुबह शाम गहरी सांस की कसरत भी करें। तो डीप ब्रीथिंग, जो मैं बार बार बताती हूँ कि डीप ब्रीथिंग बहुत फायदा करती है, हमें इमोशनल भी स्ट्रेंथ करती है वो, और हमें इमोशंस पे कंट्रोल करना आता है। और अगर कार्टिसोल लेवल उस टाइम बढ़ रहा है तो उसको भी कम करती है, रिलीज कर देती है। और आवश्यकता पड़ने पर पेड़ों पर गीली मिट्टी की पट्टी और कभी कभी भाप स्नान का प्रयोग भी लाभदायक सिद्ध होता है। तो भाप स्नान तो है ही बढ़िया, और मिट्टी की पट्टी से भी बहुत फायदा इसमें मिलता है। यदि भीगने या सर्दी के कारण ऋतु बंद हुआ हो, जैसे कि ज्यादा ठंड लग जाती है कभी, और जो ठंड में बारिश होती है उसमें गीले हो जाने से भी कई बार क्या होता है कि हमारे पीरियड्स बंद हो जाते हैं, एक्सेसिव ठंडा हो जाता है। तो अगर आपने कभी सुना हो अपनी दादी वगैरह से या नानी वगैरह से कि आप अगर कह रहे हो कि मेरे को तो पीरियड का पेन हो रहा है या हल्का दर्द हो रहा है, तो वो कहते हैं आज सर नहीं धोना, हेड वॉश नहीं करना है, हेयर वॉश नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? कि उसको करने से वो बॉडी के अंदर ठंडक आ जाती है और जो उसको ऊर्जा चाहिए ब्लीडिंग को बाहर आने के लिए वो नहीं मिल पाती है और वो वहीं पे रुक जाती है। तो उस दिन तो आपकी एटलीस्ट कभी भी नहीं आएगी, आप देखेंगे 1 या 2 दिन डिले हो जाएगी। इसलिए उस टाइम पे ये जो भीग जाते हैं हम सर्दी में बारिश में, उसमें भी हमारी बॉडी को नुकसान होता है, तो उससे भी बचना चाहिए। सर्दी की बारिश में कभी भीगना नहीं चाहिए। तो रजो दर्शन के समय के पूर्व पैरों को गर्म पानी से स्नान कराना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो पैरों को गर्म पानी से स्नान करना चाहिए। उसमें क्या, में तेज गर्म पानी करके बाल्टी में डाल दीजिए या टब में डाल दीजिए और उसमें पैर डाल के आराम से बैठे रहें। और उसके साथ में कट्टी स्नान भी, कट्टी स्नान वही टब के अंदर कमर तक का पानी भर के उसमें बैठना, और गुनगुने पानी का एनीमा भी लेना चाहिए। अनानास, तिल, मसूर, दही, पका पपीता, कच्चा ताजा दूध, कच्चे पपीते की तरकारी, प्याज, दालें, अंकुरित चना तथा मूंग जैसे फास्फोरस वाले खाद्य पदार्थ इस रोग में लाभ पहुंचाते हैं। अब जब पेशेंट पूछता है ना कि हमें क्या खाना है, तो उनको बताना है कि ये खाना आपको खाना है, ठीक है। ये सारी चीजें खाने से हमें फायदा होता है। दर्द के साथ ऋतु का होना, अब ये सेकंड डिजीज के अंदर आ गया कि दर्द के साथ अगर ऋतु हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है। यह रोग निम्नलिखित कारणों से होता है। योनि मार्ग के निचले हिस्से में दोष के कारण तनाव उत्पन्न हो जाने से, शरीर में रक्त की कमी और कमजोरी से, अगर शरीर में रक्त की कमी है या बहुत ज्यादा वीकनेस है तो भी पेन होता है।
शरीर के रक्त के दूषित हो जाने से, अब बहुत ज्यादा आप उल्टा सीधा खाना खाओगे तो रक्त क्या हो गया, दूषित हो गया, या फिर किसी बीमारी से आपका रक्त दूषित हो गया, या फिर आप ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं कि उसके कारण रक्त दूषित हो गया, तो ये सारी चीजें हैं रक्त के दूषित होने से। अब मिथ्या आहार, मिथ्या आहार के अंदर वो सारा आहार आ गया जो पीछे हमने पढ़ा है, बार बार मैं समझा ही रही हूँ उसको। तो मिथ्या आहार के कारण भी हमारा ये हो सकता है दर्द वाली ऋतु। और बस्ती में रक्त संचय होना, बस्ती वाले स्थान के अंदर अगर हमारा खून इकट्ठा हो गया है तो वो भी उसका एक रीजन हो सकता है, स्थानीय प्रदाह जिसे बोलते हैं। पुरुष में के सहवास से वंचित रहना, ये भी एक रीजन हो सकता है, वो ये बड़ी वैसे वाले के लिए है ना। आलसी जीवन बिताना, जिसमें आप बिल्कुल ही बेकार, मैंने कहा ना सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो है कि भाई हमने तो, हमारे यहाँ तो नौकर है, हम तो काम करते ही नहीं है, या फिर हमारी मम्मी वगैरह कर रही है, हमारी दादी कर रही है, या जो भी है फैमिली में कर रही है, हमारी भाभी कर रही है, कोई भी कर रही है तो हम नहीं कर रहे हैं, या बड़ी बहन कर रही है तो हम नहीं कर रहे हैं, और हम आलसी जीवन जी रहे हैं कि आए हमने तो बस ये करा अपना आराम से लेट गए, आए हम तो ये करा हम आराम से सो गए। अगर ये वाला जीवन है तो ये आलसी जीवन के अंदर आता है, मीन्स सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, कि आप अपनी लाइफ के अंदर कोई भी हलचल नहीं कर रहे हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको पेनफुल पीरियड होगा। जो लोग वॉक करते हैं हमेशा, उनको पीरियड कभी भी पेनफुल नहीं होता है। लिख के ले सकते हैं ये आप मेरे से कि अगर आप वॉक कर रहे हैं तो पीरियड्स में पेन नहीं होगा, क्योंकि मस्कुलर एक्टिविटी इतनी अच्छी हो जाती है, पेल्विक स्ट्रांग हो जाता है तो दर्द नहीं होता है। किसी भी प्रकार की कसरत अथवा परिश्रम ना करना, ये भी उसी के अंदर आ गया। दिन में सोना, अब बहुत सारे लोगों की क्या आदत होती है, मैम ऐसा होता नहीं है पेनफुल होता है तब भी कुछ सब कुछ करते हुए भी होता है। तो कुछ ना कुछ बीमारी होती है, ऐसा नहीं है कि उसके कारण ही। जैसे एक हेल्दी है और वो केवल उसका उसी के कारण है, तो वो केवल वॉक से भी ठीक हो जाता है। मैंने बहुत बार देखा है कि केवल वॉक से भी उनके बहुत आराम हो जाता है। पर साथ में ये है ना कि केवल एक चीज से तो नहीं हो सकता, पता नहीं अंदर क्या क्या कमजोरी है, या वीकनेस है, या किसी भी हार्मोन का डिस्टर्बेंस है, या खाने पीने में कुछ है, या फिर टॉक्सिन ज्यादा एक्यूमुलेट हो गए हैं, तो भी पेनफुल होते हैं पीरियड्स। केवल एक ही रीजन नहीं होता है, और जेनेटिक्स से भी आता है, हमें हमारी पीढ़ी से भी मिला है। जो मैं कुल वाला पढ़ाती आ रही हूँ ना, तो जो हमारे जेनेटिक्स हैं अगर वहां से भी आया है तो वहां से भी आपको मिलता है, जबकि ये सही नहीं है, नहीं होना चाहिए। पीरियड में दर्द ना होना ही स्वस्थ होने की पहचान है, पर अगर वो नहीं है तो उसके लिए ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। जैसे सिकाई वगैरह करके देखिए, उससे आराम मिलता है, पर वो ट्रीटमेंट पूरा नहीं है उसका। वो तो पूरा प्रॉपरली सारी चीजें करनी पड़ेंगी, कटी स्नान भी करना पड़ेगा, सिकाई भी करनी पड़ेगी, रसाहार भी करना पड़ेगा, आपको उपवास भी करना पड़ेगा। और जो किसी भी न्यूट्रिशन की कमी है, जैसे पेन के लिए, पेन में कई बार क्या होता है ना कि विटामिन ई की कमी हो, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, और कैल्शियम की कमी हो, तो आपके कभी भी दर्द में आराम नहीं होगा, आप चाहे सारे ट्रीटमेंट ले लो, क्योंकि डेफिशिएंसी की भी कमी पूरी होना बहुत जरूरी है। ठीक है। ऋतु के समय या उससे पहले पुरुष सहवास करना, भय, शोक आदि मानसिक वेदना, गर्भाशय द्वार का पैदाइशी तंग होना, उसमें अगर जगह नहीं है तो वो भी पेन का कारण हो सकता है। गर्भाशय के मुख पर बतौड़ी होना, उसका बाहर निकल आना, उलट जाना, या उसमें सूजन होना, तो जो बाल तोड़ नहीं हो जाते हैं उसके कारण भी ऐसी कंडीशन आ जाती है। वो वाली है ये बतौड़ी वाली जो बात बोली गई है। और खड़े होने, चिल्लाने, बैठने, उठने के गलत तरीके। अब देखो ये भी बहुत ज्यादा मैंने बहुत देखा है कि अगर आप चिल्ला लो, गुस्सा कर लो, ये तो मैंने खुद अपने भी देखा है कि अगर मैंने तेज चिल्ला लिया तो मुझे पेन हो जाता है, पेट में इस टाइम पे दर्द हो जाता है। अगर मुझे गुस्सा बहुत तेज आ गया और मैंने जो चिल्ला लिया, किसी भी स्टूडेंट हो या पेशेंट हो या कोई भी हो, बच्चे हो, तो मैंने देखा है कि मेरे पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तेज तेज कूदना, नाचना, गाना, चिल्लाना, गुस्सा करना, और खड़े होना, बहुत देर तक खड़े होना, उससे भी पेन हो जाता है। ये गलत तौर तरीके से अगर हम उठ बैठ रहे हैं ना, आड़े टेढ़े बैठे हैं, ऐसे टेढ़े बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, ये भी दर्द का कारण होता है हमारे। तो इसको भी हमें बचना चाहिए। और जो ये बोलते हैं, अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगी तो भी पेन होता है। कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ा रीजन है इसके अंदर। इस रोग की चिकित्सा के लिए सर्वप्रथम उन कारणों को दूर कर देना चाहिए जिसकी वजह से रोग उत्पत्ति हुई है, अर्थात शरीर में विशेषकर पेड़ों में एकत्र दोषों को, अप्राकृतिक खानपान और आहार विहार के नतीजे दूर कर देने चाहिए। और इस रोग के जाने में 6 मास से साल भर तक लग जाता है, और ये लग जाता है इतना टाइम, लगभग 1 साल लग जाता है, 6 मास में बहुत कम हो पाता है।
तो जो शरीर में एकत्र दोष कम होंगे उसका अधिक परिणाम तथा रोगिणी के शरीर में मौजूद कम या अधिक जीवनी शक्ति पे भी निर्भर करता है कि आपकी जो कैपेसिटी है कितनी है, आपकी वेलबींग पावर कितनी है, वो भी है। दोष कितने हैं मतलब आपके अंदर टॉक्सिन्स कितने एक्यूमुलेटेड है, और साथ में आपकी कैपेसिटी कितनी है अपने आप को हील करने की, उस पर भी डिपेंड करता है कि कितने दिन में आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आप एक बार ना कैस्टर ऑयल लेके देखना, ठीक है, लगभग 1 महीने लगातार लो, और जो पीरियड्स का टाइम है उसमें तो डेली कैस्टर ऑयल शाम को 6 से 7 के बीच में गुनगुने पानी से साथ में लेना। फिर मुझे बताना कि आपको पेन होता है कि नहीं होता है, या कम हुआ या नहीं हुआ। अगर कम भी हुआ तो फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और भी इसके बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, रोग जब तक जड़ मूल से न चला जाए तब तक पुरुष सहवास से परहेज करना चाहिए। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर पेन रहता है तो, अगर इंटरकोर्स होता है तो पेन और बढ़ जाता है। चाय कॉफी कॉफी आदि नशीली पदार्थ, उत्तेजक पदार्थों को, वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कब्ज नहीं होने देना चाहिए। देखो अभी आपको मैंने बोला था कॉन्स्टिपेशन, कब्ज नहीं होने देना चाहिए। शक्ति अनुसार प्रतिदिन खुली हवा में सुबह शाम टहलना चाहिए। चिकित्सा क्या है इसकी? 4-5 मिनट ही रह गए, चलो कर लेते हैं, हो ही गया है लगभग, पर बहुत बड़ा है ये तो। नहीं, छोटा सा ही है, चलिए कर लेते हैं खत्म, कोई बात नहीं, इसमें ये कंप्लीट तो हो जाएगा। चिकित्सा क्या है? आरंभ में मासिक शुरू होने से 7 दिन पहले 4 दिन रसाहार और 3 दिन केवल स्वादादु मौसमी फलों पर हमें रहना चाहिए। ठीक है, 7 दिन तो केवल रसाहार हो गए, और 4 दिन, 7 दिन पहले की बात हो रही है, 4 दिन रसाहार और 3 दिन मौसम में जो हमारे जिस टाइम पे जो फल चल रहे हैं उस पे रहना चाहिए। इन दिनों के समय में एनिमा लेके पेट भी साफ करना चाहिए। एनिमा नहीं ले पा रहे हैं तो जो कैस्टर ऑयल वाली बात मैंने आपको कही वो ही काम करता है, मृदु विरेचन करता है, वो भी हम ले सकते हैं ताकि पेट साफ रहे। प्रतिदिन एक टब में 5 इंच सहने योग्य गर्म पानी भर के उसमें 5 से 30 मिनट तक केवल बैठना चाहिए। ठीक है, सिर के ऊपर ठंडी तौलिया हमेशा रखें। दर्द अधिक होने पर दर्द वाले स्थान पर दिन रात में 2 बार गर्म पानी और ठंडे पानी की सिकाई दे। कभी कभी दर्द की हालत में मेरुदंड के निचले भाग में मालिश करने के बाद से भी आराम होता है, और उस पर वस्ती प्रदेश में केवल गर्म पानी का सेक देने से भी लाभ होता है। ठीक है, रोग का दौरा होने पर गर्म और ठंडे जल की पट्टी भी स्थान पर रख सकते हैं। हम गर्म और ठंडे जल से भरे टब में भी बिठा सकते हैं। अगर ऐसा है कि बहुत एक्सेसिव पेन हुआ, बहुत एक्सेसिव, तो क्या करते हैं, अल्टरनेटिव थेरेपी बोलते हैं इसको। तो अल्टरनेटिव हाइड्रोथेरेपी, इसमें 2 टब्स रख लेते हैं, एक गर्म का एक ठंडे का। पहले गर्म वाले पानी में बिठाया, गर्म पानी में जब आप 15 मिनट बैठ गए फिर उसमें से निकल करके डायरेक्ट ठंडे पानी में बैठ जाना है। ठंडा पानी में तो बर्फ नहीं डालना है, पर जो नेचुरली रूम टेम्परेचर पर ठंडा पानी, उस ठंडे पानी के अंदर बैठ जाना है। तो ये अल्टरनेटिव थेरेपी दी जाती है, उससे भी बहुत ज्यादा आराम मिलता है। उपयुक्त रोगिणी की प्रतिदिन प्रातः काल एक बार कटी स्नान जरूर होना चाहिए, तथा सायंकाल एक बार मेहन स्नान कर लेना जरूरी है। रात में पेड़ों पर मिट्टी की गीली पट्टी बांधकर सोना भी लाभदायक होता है। अब रात में आप गीली पट्टी उस पर बांध दो, उसके ऊपर सूखा कपड़ा बांध दो, तब उससे सो जाओ, तो उससे क्या होता है, टॉक्सिन्स पूरे रिमूव हो जाते हैं बाहर। इस रोग में स्थानीय भाप या केले की पत्ती रखकर धूप स्नान से भी लाभ पहुंचता है। ठीक है, केले की पत्ती के बारे में मैं भी बाद में बताऊंगी, इसका तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि उसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें लाभ पहुंचाती हैं। पेड़ों में दर्द हो तो मिट्टी की गर्म पट्टी से आराम पहुंचता है। अगर पेड़ों में गर्म है तो मिट्टी की गर्म पट्टी भी लगा सकते हैं हम, मतलब गर्म करके उसको। रक्त निकलने के दिनों में दर्द को शांत रखने के लिए गर्म पानी के टब में न बैठकर केवल सिकाई से ही काम चलाना चाहिए। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो टब के अंदर नहीं बैठा जाता है, तब आप केवल सूखी सिकाई करते हैं, मतलब गर्म पट्टी, या तो आप उसको टॉवल वाली सिकाई कर लो, या फिर जो गर्म पानी की बॉटल्स होती है उनसे सिकाई कर लो। ठीक है, अत्यधिक ऋतुस्राव मासिक धर्म के, नहीं हो गया ये बस, हाँ बस हो गया, ये कंप्लीट हो गया हमारा, और बिल्कुल 6 भी बज गए हैं। अब ये नेक्स्ट हम आप बाद में चालू करेंगे। अब जो मैंने क्वेश्चन दिया था पहले वो नोट कर लो, क्योंकि टाइम फिर ज्यादा हो जाएगा। एक तो हमें डायग्राम बनाना है, लेबल डायग्राम कलर करके। कल सर ओपन कर देंगे पोर्टल, 2 दिन के लिए ओपन रहेगा, तो आप सब है ना उस टाइम पे कर लीजिएगा, डाल दीजिएगा अपना काम करके। तो एक तो हमें डायग्राम बनाना है, सेकंड हमें लिखना है आवर्त कितने प्रकार
का होता है, और जो आवर्त के बारे में हमने पढ़ा था जितना भी के 12 प्रकार के हैं, जो दोष युक्त, गंध युक्त, दुर्गंध युक्त, कितने प्रकार का है वो सारा आवर्त क्या होता है और कितने प्रकार का होता है ये वर्णन करके, एक तो ये क्वेश्चन है जिसका आंसर लिखना है आपको, और सेकेंडली वो असाइनमेंट, ये दोनों एक असाइनमेंट हो गया आपका, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को एक ही कर दिया गया है, ये एक हो गया। मंडे 12 बजे तक ओपन रहेगा और आप मंडे 12 बजे तक ये डाल दीजिएगा ग्रुप पे, ठीक है। ग्रुप सब लोगों के लिए ओपन होगा तब। दोनों क्वेश्चन करके सब लोगों को उस पे भेज देना है, लेबल डायग्राम कलर्ड, ठीक है। आप गूगल पे खोल के निकालिए और फिर उसको कर लीजिए। और जो ये आवर्त वाला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमने ये पढ़ा था ग्रंथिभूत, पूति, पू युक्त, क्षीण, मूत्र, गंधी, तो ये आवर्त कितने प्रकार के होते हैं ना, ये आवर्त दोष के अंदर जो लिखा हो श्रुत संहिता के अनुसार आवर्त क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, ये लिख करके क्वेश्चन, ये अधिकतर आते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, आप लिखिए। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप बैठेंगे और आपके सामने पेशेंट होगा, अगर आप करियर वाइज इसको चूज करते हैं या फिर आप अपने किसी भी जानने वाले को बता रहे हैं, तो भी आपको जरूरी है कि आपको ये पता हो कि आपको क्वेश्चन क्या पूछना है, कि अगर पीरियड्स आते हैं तो ब्लीडिंग किस तरीके की होती है, आवर्त कैसा है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो इसलिए भी ये याद होना बहुत जरूरी है, इसलिए स्पेशल क्वेश्चन है, सभी करेंगे और सभी ग्रुप में भेजेंगे। क्वेश्चन भी एक बार ग्रुप में भेज दिया जाएगा लिख करके, प्लीज सब लोग उसको करें, ठीक है। और अब भी कुछ है बच चुके हैं, शांति पाठ कर लेते हैं। क्वेश्चन अगर कोई है तो ग्रुप में डाल दीजिएगा, नहीं तो मंडे को मैं क्वेश्चन आपसे वापस ले लूंगी, ठीक है। चलिए शांति पाठ करते हैं मेरे साथ में, सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ट शांतिर्भवतु। सभी को वापस से मेरा प्रणाम, और प्लीज ये सीख लीजिए, प्रार्थना वगैरह आप करवानी है नेक्स्ट वाली क्लास में सरोज जी आप कराएंगी, प्लीज टाइम से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलिए जय श्री कृष्ण, सभी को मिलते हैं।